नमस्कार, आप सबको फिर से एक बार मेरे इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं संक्षेप में भारत के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को शुरुआत से क्रमबद्ध तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही मूल विषय भारत की मुद्रा को जोड़कर एक सीरीज बना रहा हूं, जिससे आपको भारत के इतिहास और मुद्रा का सफ़र दोनों अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं मुद्रा की इस श्रृंखला को, जिसका शीर्षक है रौप्य रूप से बना रुपया से ई रूपी तक का सफर पार्ट 6। हम पिछले वीडियो में मुगल काल के शासक मोहम्मद शाह तक आए थे, जिनके समय मुगल साम्राज्य तेज गति से टूटने लगा था। अली ब्रदर्स किंग मेकर्स की भूमिका में थे। मराठास, जाट्स, रोहिल्लास, सिख्स अपने अपने क्षेत्र में अधिकार जमा चुके थे। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे बड़े राज्य स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुके थे। नादिर शाह के हमले ने तो जैसे मुगल साम्राज्य की धन दौलत ही नहीं बल्कि मान सम्मान भी लूट ले गए थे। मोहम्मद शाह ने अली ब्रदर्स को मार डाला, किंतु अपने ही बेटे अहमद शाह की दर्दनाक मौत को वो देख नहीं पाए। अहमद शाह ने 1748 एडी से लेकर 1754 एडी तक गद्दी संभाला, किंतु अपने ही वजीर गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और अंधा कर मौत के मुंह में धकेल दिया। अजीज उद्दीन ने आलमगीर सेकेंड का टाइटल लेकर सिंहासन पर राज किया 1754 से 1759 एडी तक। 1759 से 1806 तक शाह आलम II ने राज किया, किंतु शुरुआत में वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क के चलते उन्हें दर दर भटकना भी पड़ा था। अंत में ब्रिटिश के ही छत्रछाया में नाम मात्र के सुल्तान बनकर रहे, कंपनी के पेंशन के दम पर। इनके बाद जो सुल्तान हुए अकबर सेकेंड 1806 से 1837 तक, फिर बहादुर शाह हुए 1837 से लेकर 1858 तक। 1858 के बाद अब भारत में कई ताकतें रह गई थी, जैसे डच, पोर्चुगीज, फ्रांसीसी, इंग्लिश और कई सारे हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश है, क्योंकि इन्होंने एक एक करके सबको दबा दिया, भगा दिया या उनकी जगह को कब्जा कर लिया और 1858 से 1947 तक राज किया। तो हम मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में अंग्रेजों के बारे में और उनके द्वारा मुद्राओं में लाए नियम और बदलाव के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंग्लैंड में बनी थी, जो प्राइवेट मार्केंटाइल कंपनी थी। मार्केंटाइल कंपनी का अर्थ होता है वह कंपनी जो दूर दराज देशों से सस्ते दामों में सामान खरीदकर अपने देश या यूरोप के अन्य देशों में बहुत ज़्यादा दामों में बेचकर फ़ायदा उठाते थे। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बने, बल्कि यूरोप के अन्य देश जैसे नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल आदि में भी बने। वे सभी एशिया में, खासकर भारत, मलाया, इंडोनेशिया, जावा इत्यादि में आना चाहते थे व्यापार के लिए। खासकर यहाँ से जैसे स्पाइसेस, कॉटन, कीमती लकड़ी व पत्थर आदि ले जाना चाहते थे, जो यूरोप में नहीं मिलती थी और बहुत महंगे दामों में बेचा जाता था। सर्वप्रथम 1615 को अंग्रेजों ने जहांगीर से सूरत में व्यापार के लिए अधिकार, राइट टू ट्रेड प्राप्त की। फिर 1717 में फारूक शेर ने अपने फरमान के द्वारा राइट टू रिसाइड एंड फ्री ट्रेड दी बंगाल और खासकर आगरा में। बंगाल कहे तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, इतना बड़ा टेरिटोरी पर हक जमाने का अधिकार दिया था इनको। इन्होंने पहली बार इसी फरमान के द्वारा राइट टू मिंट कॉइन की भी प्राप्ति की थी। इन्हें और भी बहुत सारे अधिकार दिए, जैसे कस्टम ड्यूटीज फ्री कर दिए। मात्र 3000 रुपया सालाना जमा करना होता था। कहीं पर भी ये फैक्ट्री लगा सकते थे और उनको खड़ा करने में मुगल प्रशासन भी पूरी तरह मदद करेगा, ऐसा लिखा था फरमान में। और भी बहुत सारे अधिकार दिए, जिसके वजह से आने वाले समय में अंग्रेजों को भारत में अपना जड़ मजबूत करने का एक अच्छा मौका मिला।
अंग्रेजों ने अपना ताकत और अधिकार और बढ़ा लिया जब 1757 में पालासी की लड़ाई जीते, जिसे बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं। सिराज उद दौला बंगाल के नवाब थे। पालासी के हार के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को द राइट टू स्ट्राइक कॉइन्स एट देयर ओन मिंट का अधिकार दिया, जिससे ब्रिटिशर्स खुद कॉइन्स बनाने लगे मुर्शिदाबाद के टकसाल से। उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स भी मिला, यानी संपत्ति का अधिकार बंगाल के बहुत बड़े भाग में। यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है असल माने में। फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 की बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम II मिलकर भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। बक्सर के हार के बाद इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अंग्रेज बहुत समय से टैक्स नहीं दे रहे थे, जिसके चलते और दूसरी वजहों से मीर कासिम ने बक्सर की लड़ाई लड़ा और इसके बाद तो ब्रिटिशर्स टैक्स देना नहीं उल्टा लेने लग गया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी अपने नाम से सिक्के जारी करने लगा। एक और टकसाल इनके हाथ लगी अवध के नवाब के द्वारा, वह था बनारस का टकसाल। इस टकसाल से जारी किए चांदी के सिक्कों में पहली बार दोहरा शासक वर्ष दर्शाए गए और अग्रभाग पर एक स्टार का निशान अंकित किया गया, यानी बंगाल में डुअल गवर्नमेंट शुरू हो चुका था। भारत में पहली सुनियोजित तरीके से बैंकिंग सिस्टम कलकत्ता में 1770 से बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा हुआ। इनका संस्थापक अलेक्जेंडर एंड कंपनी था, जो कि ब्रिटिश भारत में स्कॉटलैंड के व्यापारियों द्वारा स्थापित एक एजेंसी हाउस था। वैसे इससे पहले बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में और मद्रास बैंक 1683 में स्थापित हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ कारण होता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी चीज़ में बदलाव आती है। हिंदुस्तान के इतिहास में लगातार बहुत कुछ परिवर्तन इस वक्त हो रहा था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों के पास बहुत शक्ति आ गई थी, दीवानी राइट्स मिल चुका था, तो अंग्रेज बस अब भर भर कर लूटना चाहता था। परिणाम यह हुआ कि ये लोग लूटते गए, अपनी अपनी जेबें भरते गए और नुकसान हिंदुस्तानियों को होने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी तिजोरी खाली हो गए। जो ये अपनी इंग्लैंड सरकार को सालाना टैक्स भेजते थे, वो ये देने में भी असक्षम रहे, क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर्स खुद की जेब तो भरते थे मगर कंपनी की तिजोरी नहीं। पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। अंग्रेज बस पैसों की गिनती में व्यस्त था और जितनी भी कामकाज था भारतीय शासकों को करना था, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट यानी दोहरा शासन प्रणाली चला रखे थे। यानी डुअल गवर्नमेंट में फाइनेंस अंग्रेज के हाथ में था और दूसरा सारा काम नवाब के पास। नवाब के पास अगर रेवेन्यू कलेक्शन ही ना हो तो वो कैसे लोगों की मदद करेगा, कैसे रोड, हॉस्पिटल और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देता। अजीब स्थिति थी, लोगों का बुरा हाल था। फिर ऐसे ही समय बंगाल में बहुत बड़ा महामारी, जिसे बंगाल फेमाइन कहते हैं, जो 1769 और 1770 के बीच हुआ था। लाखों लोगों की जानें गई थी। लोगों के पास ना उपचार करने के पैसे थे, न खाने के। कंपनी का कोफर भी खाली हो गया था और उल्टे अपने इंग्लैंड के सरकार से पैसे मांगने लगे थे। यही सारे वजहों के कारण भारत में इंग्लैंड की सरकार का सीधे हस्तक्षेप होना शुरू हुआ। 1773 में पहली बार इंग्लैंड सरकार द्वारा बनाई रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट का सीधा मतलब था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट थी उसे रेगुलेट करना, यानी एक कानून के दायरे में बांधकर इनको नकेल कसना, भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को सही मार्ग पर लाना और बढ़ते भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को सही करना। इस रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। कंपनी अपने क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रख सकती थी, मगर कंपनी की गतिविधि और कामकाज की निगरानी सीधे इंग्लिश सरकार कर सकती थी। गवर्नर जनरल का पद पहली बार बना और बंगाल के गवर्नर को ये पद दिया गया
और उनके नीचे बॉम्बे मद्रास के गवर्नर्स आते थे। इसी एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई कलकत्ता में। यहाँ दो जरूरी बातें रखूंगा। जब बंगाल में पहला गवर्नर हुआ था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और पहली बार गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। इन्होंने गवर्नर जनरल का पद 1772 से 1785 तक संभाला। इन्हें और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। 40 लाख रुपया वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के नवाब से ऐंठा, 5,50,000 अवध के बेगमों से। इस तरह इन्होंने कंपनी की तिजोरी भरे और इन पैसों से कई लड़ाइयां लड़े भारतीय शासकों और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी। फ्रांसीसी इनके समय से ही कमजोर पड़ गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक जंग जीतते गए और 1803 तक दिल्ली भी पूरी तरह इनके मुट्ठी में आ गए थे। मुगल सम्राट बस एक नाम मात्र का राजा रह गया था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हिंदुस्तान के इतिहास में फिर एक बहुत बड़ा बदलाव। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी का शासन जरूर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, किंतु पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया और ब्रिटिश ताज की संप्रभुता लागू हुआ। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसके तहत भारत के भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आना था। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में प्रवेश की अनुमति, मिशनरियों को लाइसेंस की एक प्रणाली के तहत उपयोगी ज्ञान शुरू करने और धार्मिक और नैतिक सुधार, और व्यापारियों को उनके वैध उद्देश्यों के लिए प्रचार करने के लिए भी अनुमति दी गई थी। भारत में साइंस और मॉडर्न एजुकेशन के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रबंध किया गया था। यही 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने को लेकर और भारत में अब नई शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने और भाषा को लेकर बहुत बड़ी बहस और विवाद शुरू हो जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी को जानना, खासकर विद्यार्थीगण, इतिहासकार, बड़े बड़े बोर्ड के परीक्षार्थी और अन्य स्कॉलर्स को। यही आधुनिक शिक्षा नियम और नई भाषा भारत की आने वाली भविष्य को निर्धारित करने वाला था। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करूँगा। हालांकि हमारा मूल विषय मुद्रा है, मगर भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिसे खोलना और आप तक पहुँचाना जरूरी ही नहीं, अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं बदलावों के चलते भारत की तकदीर को लिखा गया। और मुद्रा ही नहीं, हर विषय, चाहे वो राजनीति हो या अर्थव्यवस्था, सामाजिक हो या विज्ञान, सभी में परिवर्तन आया। तो आप बने रहिए मेरे साथ अगला वीडियो में। द कॉइनेज एक्ट ऑफ 1835 यानी 1835 की मुद्रा अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाली है। कृपया आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा, क्या कमी है और क्या गलती की है हमने। सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ होने का भरोसा दें और मेरा मनोबल बढ़ाए रखें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।